क्लास 12th। आज का हमारा विषय है आदर्श और अनादर्श विलयन, अर्थात आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक आदर्श विलयन किसको कहते हैं, यानी आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो सभी ताप और सांद्रताओं पर, यानी आदर्श विलयन हम उस विलयन को कहते हैं जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है। अर्थात एक ऐसे विलयन की कल्पना करते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है, वो कहलाता है आपका आदर्श विलयन। ठीक, अब किसी विलयन को आदर्श कहलाने के लिए क्या क्या स्थितियां जरूरी होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने आदर्श विलयन कहा जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है, अर्थात Pa इज इक्वल टू, अर्थात घटक A का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध प्रावस्था में उसके वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, पहली कंडीशन। ऐसे ही घटक B का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध प्रावस्था में घटक B के आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल, यानी कुल वाष्प दाब जो होगा वो दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। ठीक, अब आदर्श विलयन होने के लिए ये जरूरी है कि विलयन में जो घटक उपस्थित हैं उनकी प्रकृति एक समान होनी चाहिए, अर्थात जो भी घटक उस विलयन का निर्माण कर रहे हैं उन घटकों का जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है वो एक समान प्रकृति की होनी चाहिए। अब प्रकृति मतलब कि उन घटकों में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य कर रहे हैं वो समान प्रकृति के होने चाहिए। यदि हम बात करें कि हमारे पास किसी विलयन के निर्माण में दो घटक भाग ले रहे हैं, घटक A और घटक B, तो हम कहते हैं कि घटक A के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, AA इंटरेक्शन फोर्स, समझ गए कि इस घटक के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो घटक B के कणों के बीच के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो उस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, जो आकर्षण बल हैं, वो एक समान प्रकृति के होने चाहिए। यदि वो आकर्षण बल एक समान प्रकृति के हैं तो ऐसा विलयन आपका आदर्श विलयन का, ऐसे घटक आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो आदर्श विलयन है, किसी विलयन को आदर्श अगर हमने कहना है तो उसे किन किन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो कुछ कंडीशन है कि किसी विलयन को आदर्श कहलाने के लिए क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि उसे राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए। तो उसे राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए, कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए किसको, राउल्ट के नियम को। तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है वो विलयन कहलाता है आपका आदर्श विलयन। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ऐसे विलयन को राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए अर्थात मतलब क्या हुआ कि घटक A का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो सदैव शुद्ध प्रावस्था में उसके वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ऐसी घटक B का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध प्रावस्था में घटक B के आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। और विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर और आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर
होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऐसा विलयन आपका आदर्श विलयन कहलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि घटकों को मिलाने के पश्चात आकर्षण बल के मान में, घटकों को मिलाने के पश्चात आकर्षण बल के मान में, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थात कि जो आकर्षण बल घटकों के बीच में है, जैसे हम कहते हैं ए आकर्षण बल, यानी घटक ए के कणों के बीच में आकर्षण बल घटक बी के कणों के बीच आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, और मिलाने के पश्चात ए और बी के मध्य भी उतना ही आकर्षण बल कार्य करना चाहिए। यानी ए इंटरेक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरेक्शन फोर्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस। जैसे सपोज करो हमारा घटक ए है, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल वांडरवाल प्रकृति का है, तो घटक बी के कणों के बीच में भी ये वांडरवाल प्रकृति का होना चाहिए, और मिलाने के बाद भी इसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी मिलाने के बाद भी ए और बी के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वांडरवाल आकर्षण बल होना चाहिए। ठीक, तो ये दो कंडीशन हमने बताई। पहला कि उसे राउल के नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए। दूसरा, घटकों को मिलाने के पश्चात आकर्षण बल के मान में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मिलाने से पहले वांडरवाल आकर्षण बल था, मिलाने के बाद अचानक से आकर्षण बल का मान बढ़ा और वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रकृति का हो गया, तो वो अनादर्श विलयन हो जाएंगे। ठीक, अब हम तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि घटकों को मिलाने के पश्चात, जब हम घटकों को मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी हम कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, कि जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो होना चाहिए। अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन, मिक्सिंग माने मिक्स करने पर, जब हम विलयन का निर्माण करते हैं, यानी दोनों घटकों को जब मिलाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन जीरो का मतलब कि प्रक्रम जो है, ये जो प्रोसेस है, इसे न तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, एक्सोथर्मिक, न ही एंडोथर्मिक होना चाहिए। अर्थात ना तो ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए जैसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है, और न ही ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए जैसा एंडोथर्मिक चेंजेस में होता है। एंडोथर्मिक जो आपके अभिक्रियाएं हैं उनमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा या ऊर्जा परिवर्तन जीरो होना चाहिए। अर्थात ऊष्मा न तो उत्पन्न होनी चाहिए, ना ही क्या होनी चाहिए, अवशोषित होनी चाहिए। जैसे मिलाने से पहले यदि 100 जूल एनर्जी है, मिलाने के बाद भी आपकी 100 जूल होनी चाहिए। इसीलिए एंथैल्पी परिवर्तन जब डेल्टा एच निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, H2 माइनस H1। H2 कितना है, 100, H1 कितना है, 100, तो 100 माइनस 100 कितना हो गया, 0। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 0। कब होगा, जब मिलाने से पहले एनर्जी और मिलाने के बाद एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। यदि दोनों ऊर्जाएं बराबर नहीं है, अर्थात मिलाने के बाद अगर ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, ऐसी ही चौथी कंडीशन आपकी क्या है कि चौथी कंडीशन कहता है आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो।
डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी हम कहते हैं आयतन में न तो वृद्धि होनी चाहिए, आयतन में न तो वृद्धि न ही क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो आयतन ना तो बढ़ना चाहिए, आयतन ना तो घटना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन हैं जो किसी विलयन को आदर्श कहलाने में सहायक होती हैं। पहला था कि उस विलयन को राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए सभी ताप और सांद्रताओं की रेंज में। दूसरा हमने कहा कि आकर्षण बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कंपोनेंट को मिक्स करने से पहले, घटकों को मिलाने से पहले जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वही इंटरेक्शन फोर्सेस घटकों को मिलाने के बाद भी होने चाहिए। तीसरा हमने कहा एंथैल्पी चेंज 0 होना चाहिए, यानी एनर्जी ना तो रिलीज होनी चाहिए ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन हमने कहा वॉल्यूम चेंज मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम चेंज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स आयतन न तो बढ़ना चाहिए न ही आयतन घटना चाहिए। अब आयतन बढ़ता और घटता आकर्षण बल पर निर्भर करता है, अभी हम आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम चेंज कब होता है, जब अट्रैक्शन फोर्स चेंज हो जाते हैं। आकर्षण बल बढ़ना घटना अगर कहीं पर होता है तो वहां पर वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा था कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, किसी विलयन को आदर्श कहलाने के लिए क्या क्या स्थितियां आवश्यक होती हैं। तो आदर्श विलयन सामान्यतया हम जब किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को या अनादर्श विलयन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें। आदर्श विलयन एक ऐसे विलयन को कहा जाता है सामान्यतया जिसमें जो सॉल्यूट है, जो विलेय है, वो 5% से ऊपर ना हो। यदि किसी विलयन में जो विलेय है उसकी जो मात्रा है या उसकी सांद्रता है, अगर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो 5% से ऊपर एक्सीड ना करे, यानी 5% से ऊपर ना बढ़े, तो ऐसा विलयन सामान्यतया आदर्श विलयन की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी जिस विलयन में विलेय की सांद्रता 5% के लगभग या 5% या उससे कम होती है, ऐसा विलयन आपका आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। अर्थात जब किसी सॉल्यूशन को, किसी विलयन को हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो ऐसा जो सॉल्यूशन है, जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, अब हम ग्राफ द्वारा, जैसे कि हमने राउल्ट के नियम में जो ग्राफ पढ़ा था, तो वैसे ही हम आइडियल सॉल्यूशन का जो बिहेवियर है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए बिल्कुल वही है कि हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं। आंशिक दाब और ये वेपर प्रेशर है और यहां आप लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब हम कंडीशन ले रहे, इस कंडीशन पर XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि घटक एक ही घटक है, कौन सा, XA, तो यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो होगा घटक A का शुद्ध वाष्प दाब। क्योंकि इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पर हम जो ले रहे हैं, हमारे पास XA इज इक्वल टू 1 है, यानी A का मोल फ्रैक्शन 1 है और B का मोल फ्रैक्शन 0 है। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, P0 A का। सेकंड कंडीशन हम यहां लेते हैं, XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1। तो यहां पर केवल B घटक उपस्थित है, कंपोनेंट B प्रेजेंट है, तो यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो कंपोनेंट B का क्या होगा, शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब। अब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, देखिए B के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं 0 से 1 की ओर, अर्थात जो कंपोनेंट B है उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ऐसे जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो XA इज इक्वल टू 0, XA इज इक्वल टू 1, तो जब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और जब इन दोनों लाइंस को हम मिला देते हैं तो ये आपका निकल जाता है कंप्लीट प्रेशर। अब इसको 3 ग्राफ में हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो आपका पूरा ग्राफ है इसको 3 प्लॉट में हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो लाइन फर्स्ट है वो किसको शो कर रही है, क्योंकि P0 B है, तो लाइन फर्स्ट आपका शो कर रही है PB इज इक्वल टू P0 B इंटू XB, P0 B इंटू XB। इन दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी घटक B का वाष्प दाब शुद्ध प्रावस्था में और घटक B के मोल अंश का, वो किसके बराबर होगा,
उसके आंशिक वाष्प दाब के। ऐसे ये जो लाइन होगी ये होगी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये जो लाइन है ये कुल वाष्प दाब की है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल सॉल्यूशन का। अब हमने क्योंकि तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इस ग्राफ को, तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है वो किसको शो कर रही है? द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन, जिसको हम डॉटेड लाइन से हमने शो कर रखा है, ये किसको प्रदर्शित कर रही है? वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। किसके? कंपोनेंट बी के। जो आपका फर्स्ट प्लॉट है, जिसको हम फर्स्ट प्लॉट कर रहे हैं, वो फर्स्ट प्लॉट क्या शो कर रही है? वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि जो पहली लाइन है वो किसको प्रदर्शित कर रही है? कि मोल अंश के साथ वाष्प दाब में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है। मोल अंश यानी बी के मोल अंश के साथ उसके वाष्प दाब में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है। अब हम क्या मानते हैं? देखो, व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो पहली कंडीशन है जब एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू कितना है? 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी जब कंपोनेंट बी प्रेजेंट होगा, ये एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहां पर जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहां पर कंडीशन ले रहे हैं व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो वहां पर क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, एक्स बी इज इक्वल टू 0। जब एक्स बी 0 था तो इन दोनों के मोल अंशों का गुणनफल भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये आपका लीनियर फंक्शन है। जो वाष्प दाब है वो एक रैखिक फलन है, किसका? मोल अंश का रैखिक फलन है। तो चूंकि यहां पर मोल अंश आपके 0 हो गए हैं, तो पीबी टोटल कितना हो गया? यानी बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो भी 0 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखो, अब लाइन सेकंड में आते हैं। जो दूसरी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये किसको शो कर रही है? वेरिएशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, यानी घटक ए के मोल अंश के साथ उसके वाष्प दाब को के परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है। कौन सी रेखा? सेकंड लाइन। तो यहां पर भी वही कंडीशन लेते हैं। देखो, जब एक्स ए इज इक्वल टू 1, हम कहते हैं जब एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो पी ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब एक्स ए इज इक्वल टू 0, यहां की कंडीशन, जब एक्स ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए इज इक्वल टू 0, यानी जो आंशिक वाष्प दाब है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आंशिक वाष्प दाब किस पर निर्भर कर रहा है? मोल अंश पे। मोल अंश अगर 0 हो गए, यानी जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते हैं, जैसे आप यहां देखेंगे ना, एक्स बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 0, यहां कितने हो गए? 1। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। ऐसे ही एक्स ए 0 है, धीरे धीरे एक्स ए के मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। तीसरा प्लॉट जो है हमारा, तीसरा वाला, वो क्या शो कर रहा है आपका? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। यहां हम इसको कह सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी जो तीसरी लाइन है वो किसको प्रदर्शित कर रही है? विलयन के कुल वाष्प दाब को, जो कि दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो ये था हमारा कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। आदर्श विलयन हम किनको कहते हैं, कि ऐसे कौन कौन से विलयन हैं जो आदर्श होते हैं। हमने बात करी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कि जिनमें इंटरेक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, यानी जिनमें आकर्षण बल यदि समान प्रकृति के हैं, मिलाने के बाद आकर्षण बल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कुछ आदर्श विलयनों के उदाहरण हैं, जैसे बेंजीन व दूसरा क्या है? टॉल्यूइन। दोनों अध्रुवीय हैं, तो दोनों में समान प्रकार के आकर्षण बल कार्य करेंगे। ऐसे ही दूसरा एनहेक्सेन
वो एन हेप्टेन का मिश्रण, एन हेक्सेन वो एन हेप्टेन का जो मिश्रण होगा वो कहलाता है आपका आदर्श विलयन। ऐसे ही तीसरा एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, तो ऐसे विलयन जिसमें दोनों कंपाउंड का नेचर या दोनों कंपोनेंट का नेचर बिल्कुल सेम होता है, ऐसे जो विलयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। नेक्स्ट टॉपिक में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।